मीजिन जीवोंग से उसके घर आने की वजह पूछती है। वो सीसीटीवी से ली गई सभी सिल्वर कार की पिक दिखाता है। क्या इनमें से वो कार है? बट वो श्योर नहीं थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाती। जीवोंग चला जाता है। मॉम बोलती है, मीजिन तूने तो जैकपॉट मारा है। मीजिन तो मॉम की हरकतों से परेशान हो जाती है। मिस्टर बैगचोल मीजिन को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। सुपरवाइजर मीजिन को बताती है, तुम्हें डायरेक्टर बुला रहे हैं। डायरेक्टर के केबिन से बाहर निकलकर जीवोंग से कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, थैंक यू सो मच। कैंडी देते हुए कहती है, मैं आपका ऑफिस अच्छे से संभालूंगी। जीवोंग को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, ये क्या बोल रही है। सारी कैंडी दोएक को दे देता है। नेक्स्ट डे दोएक और मीजिन एक ही तरफ जाते हैं। दोएक सोचता है, ये क्लीनिंग लेडी ऑफिस की तरफ क्यों जा रही है। मीजिन को उसी लड़की की जगह पर पोस्ट देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। मीजिन कहती है, मैं ऑफिस में एज अ हेल्पर आपकी हेल्प के लिए अपॉइंट हुई हूँ। जीवोंग कहता है, इस तरह की तो कोई पोस्ट ही नहीं है। वो डायरेक्टर से उसे हटाने को कहता है। डायरेक्टर कहते हैं, तुम्हारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, और चले जाते हैं। थक हार के जीवोंग वापस अपने ऑफिस आ जाता है। मीजिन उसे थैंक यू बोलती है और हाथ मिलाने को बढ़ाती है, लेकिन वो नहीं बढ़ाता। अब हमें दिखाते हैं जब डायरेक्टर ने मीजिन को अपने ऑफिस में बुलाया था। डायरेक्टर मीजिन को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जीवोंग की हेल्पर की पोस्ट पर अपॉइंट करने को कहते हैं। वो कहती है, वैसे तो मेरा भी सपना था सिविल सर्वेंट बनने का, लेकिन मुझे लगता है मिस्टर जीवोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं उनकी हेल्पर बनूं। डायरेक्टर बोलते हैं, भले ही जीवोंग के बारे में ढेर सारे रूमर्स फैले हों और सारे लोग उससे डरते भी हैं, लेकिन वो सारी अफवाहें सच नहीं है। मीजिन कहती है, हाँ मुझे भी लगता है वो इतने बुरे नहीं हैं जितना लोग उनके बारे में बोलते हैं। उसे लगता है जीवोंग ने उसे इस जॉब के लिए रिकमेंड किया है। वो तो शर्माने ही लग जाती है कि पहले मुझे ईयरबड्स दिए, अब मुझे अपनी हेल्पर बना रहे हैं, और ब्लश करते हुए हेल्पर बनने के लिए हाँ कर देती है। डायरेक्टर बोलते हैं, देखो तुमने हाँ कर दी है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। ये बात अपने फ्रेंड को बताती है। फ्रेंड कहती है, इतना ब्लश कर रही हो, प्यार हो गया क्या प्रोसिक्यूटर से? नहीं यार, उसके सामने तो बुढ़िया वाली बॉडी में रहूंगी, उस बॉडी में उसके सामने प्यार जैसा तो कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। और अदाएं दिखाती हुई बढ़िया सा मेकअप करने को कहती है और बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ दोएक जीवोंग से कहता है, मुझे पता है तुम्हें ओल्ड लोगों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। इस एज में इसमें ना तो ताकत होगी और ना ही स्टेमिना। तो एक काम करो, उसको मजबूर कर दो कि वो खुद से जॉब छोड़ दे। इतना ज्यादा वर्कलोड और प्रेशर दो कि वो झेल ही ना पाए। वैसे भी इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो, तुमने तो बड़े बड़े जवानों को भगा दिया है। जीवोंग उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है। दोनों प्लानिंग करके अंदर आते हैं। जीवोंग मीजिन से हाथ मिलाता है, ये सोचकर कि इसी महीने में जॉब तो छोड़ ही देगी, लेकिन मीजिन तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। जीवोंग उसे पेपर्स का पहाड़ पकड़ा देता है। इन सभी की डिटेल्स को टाइप करके दो, वो भी 12 बजे के पहले। वो देखती है 12 बजने में तो सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। दोएक कहता है, 1000 पर वर्ड की स्पीड से भी टाइप करोगी ना तो भी 2 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाओगी। बट उसकी टाइपिंग स्पीड देखकर तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मीजिन सोचती है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बहुत से पार्ट टाइम जॉब में टाइपिंग का भी तो काम किया है, इसलिए टाइपिंग में एक्सपर्ट हूँ। वो 12 बजे से पहले ही सारे पेपर्स टाइप करके दे देती है। जीवोंग दोएक को सारे पेपर्स चेक करने को कहता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं की। उसका बॉम्ब अब उसके सर पर ही आ पड़ा था। 4 घंटे बीत जाते हैं, दोएक पूरे पेपर्स चेक नहीं कर पाता। जीवोंग कहता है, लेडी ने 1 घंटे में सारे पेपर टाइप कर डाले और तुम 4 घंटे में भी चेक नहीं कर पाए। वो कहता है, मुझे नहीं पता उसने कैसे किया, एक स्पेस तक की मिस्टेक नहीं की। अब जीवोंग मीजिन से पूरे साल की अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक्सेल शीट में तैयार करने को कहता है। वो सोचता है, इसे कंप्यूटर का तो सी भी नहीं आता होगा, लेकिन मीजिन एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज खड़े खड़े बोल डालती है। इस कैलकुलेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये देखकर तो जीवोंग का दिमाग ही चकरा जाता है। इन दोनों की ये चाल भी नाकाम हो जाती है। भयंकर तूफान में खड़े होते हैं। अब क्या करें, ये तो कंप्यूटर में भी मास्टर निकली, लेकिन फिजिकली हम यंग लोगों जितना काम नहीं कर पाएगी। एक नया प्लान बनाकर दोनों अंदर आते हैं। एक दूसरे पर से घास फूस साफ कर रहे थे जो आंधी में उड़कर उन पर पड़े थे। तभी 6 बज जाता है, मतलब ऑफिस टाइम ओवर। मीजिन जाने लगती है। जीवोंग दोएक को जोर से चिकोटी काटता है, कुछ बोल कुछ कर,
दोएक मीजिन को जाने से पहले उनके लिए खाना लाने को कहता है। वो कहती है अभी ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन वो दोनों कहते हैं ऑर्डर वाला फूड बहुत ही अनहेल्दी होता है, इसलिए तुम जाओ और शॉप से खुद खरीद कर लाओ। वो ऐसी ऐसी डिश के नाम बताते हैं जो कि अलग अलग शॉप पर मिलती हैं। मीजिन देखती है शाम होने वाली है। ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसे ये सब लाना था। वो भागती हुई जाती है। इधर ये दोनों बहुत खुश कि अब तो ये गिव अप कर ही देगी। मीजिन ने रास्ते में ही सारे ऑर्डर्स अपने दे दिए थे और जाकर शॉप से एक एक करके फूड ले लेती है। टाइम रहते फूड लेकर आ जाती है। इतनी जल्दी ले आई, ये कैसे पॉसिबल है? इस फूड के लिए तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और इस वक्त तो नंबर आते आते शॉप ही बंद हो जाती है। फूड देकर मीजिन चली जाती है। कोवोन अपनी कार में मीजिन को साइकिल से जाते हुए देखता है। वो उसके पीछे जाता है, उसे आवाज भी देता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर कोवोन को रुकना पड़ता है। ग्रीन होते ही वो फिर से मीजिन के पीछे जाता है, बट देखता है कि उन्हीं कपड़ों और सेम साइकिल पे अब यंग लेडी थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मीजिन घर आती है और आते ही बेड पर लेट जाती है। मॉम उसके पैर को मसाज देती है क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। मीजिन पूछती है मॉम आपको क्या चाहिए? मैं अपनी पहली सैलरी से आपके लिए कुछ लेना चाहती हूँ। मॉम कहती है तुमने सारी पढ़ाई और अपने सारे खर्चे खुद ही पार्ट टाइम जॉब करके पूरे किए, तो ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं, अपने ऊपर खर्च करो। हाँ, अगर तुम फिर भी कुछ लेना ही चाहती हो तो डैड को लॉन्ग बूट ला देना। नॉर्मल बूट में उन्हें काम करने में प्रॉब्लम होती है, फिसल कर गिरने का भी डर रहता है। नेक्स्ट डे जी वू मीजिन से माउंटेन पर जाकर एक विक्टिम को सम्मन लेटर देने को कहता है हमने कई बार उसे कोर्ट में हाजिर होने के लिए बाई पोस्ट बुलावा भेजा, लेकिन वो नहीं आया। उसका कोर्ट में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम पर्सनली जाकर ये लेटर दे आओ और डिनर टाइम तक तुम्हें वापस भी आना है। वो चली जाती है। दोएक कहता है वाह क्या चाल चली है। उस माउंटेन पर जाकर एक दिन में वापस आना नामुमकिन है और लेडी के पास तो सिर्फ आधा दिन ही बचा है। माउंटेन देखकर मीजिन कहती है मैं हेल्पर हूँ, माउंटेन क्लाइंबर थोड़े नहीं। दिखाते हैं मीजिन ने क्लाइंबिंग जिम में भी पार्ट टाइम जॉब किया था। वो तो इसमें भी एक्सपर्ट थी। वो सारे इक्विपमेंट्स और टूल्स लाती है। इधर डिनर टाइम हो जाता है। ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। मीजिन आ जाती है। उसे देखकर तो दोएक के गले में निवाला ही अटक जाता है। इतनी जल्दी कैसे आ गई? से खाने को पूछते हैं तो विटनेस के साथ पिक दिखाते हुए बताती है मैंने इनके साथ डिनर कर लिया है। वहीं ऑफिस में कोवोन अपनी कार के डेस्क कैम से रिकॉर्ड उस वीडियो को देख रहा था जब वो मीजिन का पीछा कर रहा था और सोच रहा था ये क्या था, ओल्ड से यंग कैसे हो गई? क्या ये कोई मेकअप था? उसका तो दिमाग ही चकरा जाता है। दो ग्योंग कभी कैट शेल्टर में जाकर उस कैट को ढूंढ रही थी। जगह जगह कैट के मिसिंग पम्पलेट्स भी लगाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उसी लेडी की बॉडी पार्ट की ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है और बताता है ब्लड में फेंटालिन नाम का ड्रग पाया गया है। तभी जीवून के फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब वो पुलिस स्टेशन में अपनी मॉम की डेथ पर रो रहा था। वहीं दो डिटेक्टिव आपस में बात कर रहे थे कि कौन होंगे ही कि ब्लड में पेंटालिन ड्रग पाया गया है जो कि उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। अब ये पता नहीं लग पाता कि ये ड्रग का इंजेक्शन उस लेडी ने खुद से लिया था या किसी और ने जबरदस्ती लगाया था। ये वही कॉन्ग योंग हुई थी जिसके डिटेल्स का पेज फाइल से फटा हुआ था। पॉसिबल था कि यही लेडी जीवून की मॉम थी, लेकिन स्टोरी में अभी ये क्लियर नहीं किया जाता। कॉन्ग योंग का केस लीड करने वाले डिटेक्टिव का नाम और नंबर मुझे चाहिए। वैसे तो कई साल बीत चुके हैं इस केस के लिए, पर मैं ढूंढ के दे दूंगा। वापस जाते वक्त वो उसी किलर की गाड़ी के नंबर को याद करता है 6438 और सोचता है मर्डर करने के बाद उसी जगह पर आने का रिस्क क्यों लिया? आखिर ये क्या ढूंढने आया था? उसको मीजिन का ख्याल आता है, कहीं वो मीजिन को मारने तो नहीं आया था। वो मीजिन को मैसेज करता है टाइम निकालकर मिलो मुझसे। उसी वक्त सामने से वही लड़की आती है जो जीवून की खूब बुराइयां कर रही थी। जीवून तो उसे देखकर उल्टे कदम हो लेता है। वो उसे कहती है ओह तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। एक्चुअली ये खुद भी एक प्रोसिक्यूटर थी और प्रोफेशनल से ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई, ये बोलकर उसके आगे से जाने लगता है। वो कहती है सुना है तुमको बहुत बड़ा केस मिला है, एसिड अटैकर वाला। वो कहता है अपने काम से ज़्यादा तुमको मेरे में इंटरेस्ट है। हाँ तुम्हें तो याद ही होगा एक टाइम था जब मैं तुम पे मरती थी। मेरे लिए ये सब बेकार की चीज़ें हैं, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो देखता है
ये भी मिसिंग लेडीज वाले केस पर काम कर रही है। कहता है तुम्हें अभी तक उस लेडी के ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं मिली ना, जो कि वो पहले ही देख चुका था अपने डिटेक्टिव फ्रेंड की हेल्प से। वो कहती है खबरदार मेरे केस में अपनी नाक घुसाई तो। 3 सालों से मैंने सोहान डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कड़ी मेहनत की, कई बार अपनी जान भी दांव पर लगाई, और तुम आ गए यहाँ मुझसे मेरा केस छीनने। तुम सोहान में करने क्या आए हो? बड़ी मुश्किल से ये केस हाथ लगा है। वो कहता है अभी अभी एक मर्डर हुआ है, वो केस भी ले लो ना, बड़ा केस है। अच्छा विक्टिम कौन है? विक्टिम एक बददिमाग भालू, दूसरे शब्दों में जीवू उसका मजाक बनाकर चला जाता है। मीजिन ये सब सुनकर हंस देती है। वो मीजिन से कहती है ये 1 नंबर का मतलबी और सटका हुआ है, बचकर रहना इससे। जब मीजिन मैसेज का रिप्लाई नहीं देती तो वो कॉल कर देता है। मीजिन वहीं छुप कर कॉल उठाती है और दबी आवाज में बोलती है। वो कहता है तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना इसीलिए। वो कहता है उसी कैफे में आकर मिलो जहाँ उस जादुई बाबा ने तुम्हारे साथ स्कैम किया था। वो डरकर हाँ बोल देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात जीवू उसके मॉम डैड को बता दे। टेंशन में बेचारी को तो सामने का डोर भी नहीं दिखता और जाके माथा फोड़ लेती है उसमें। इधर मीटिंग की जगह सफाई का काम नाव को दे दिया गया था। वही लड़की फिर से वॉशरूम में चिल्लाई जा रही थी और टिश्यू पेपर मांगती है। नाओक देखती है कि वो स्मोकिंग कर रही है। वो झल्ला कर उस पर पानी फेंक देती है, कहती है सॉरी मुझे लगा आग लग गई है, और पोछे से उसका मुंह पोंछने लग जाती है।